गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 25 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट ना रहे और क्वेश्चन जो आपको याद भी हो जाएंगे अगर उनके पॉइंट्स देखते हैं तो। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एएमयू की पहली महिला वीसी किसे बनाया गया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी बनी है, जिनका नाम है नईमा खातून, प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है, 22 अप्रैल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर नईमा खातून को कुलपति नियुक्त किया है। ऐसा 100 साल में पहली बार एएमयू में कुलपति के पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। तो मतलब कि ये प्रोफेसर है नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिन्हें 100 साल में, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 साल में किसी महिला की पहली नियुक्ति की है। ठीक है साथियों, जिनका नाम है प्रोफेसर नईमा खातून। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर नईमा ने साइकोलॉजी में डायरेक्टर की उपाधि हासिल की है। 1988 में एएमयू में लेक्चरर के रूप में पदभार संभाला था। यानी कि इन्होंने अपनी जो कार्य करने की पहली जो इनकी कार्यकाल थी, वो लेक्चरर के रूप में इन्होंने कार्य किया था पहली बार 1988 में। वहीं पे जुलाई 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनी थी। यानी कि पहले वो लेक्चरर थी 1988 में, और वो काम करते करते 2014 में उनके प्रमोशन होने के बाद वो प्रिंसिपल बन गई। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अगला पॉइंट है साथियों, इससे पहले वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में काम कर चुकी है। ठीक है, प्रोफेसर नईमा खातून मध्य अफ्रीका की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा में भी फैकल्टी सदस्य थी। यानी कि मध्य अफ्रीका की बात कर रहे हैं वो, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा है, वहाँ पे वो वहाँ पे फैकल्टी सदस्य भी थी वहाँ पे, यानी कि प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है साथियों, उन्हें पहली बार, यानी कि 100 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली बार ऐसा काम करने वाले ये यूनिवर्सिटी है, जो कि पहली महिला जो है प्रोफेसर नईमा खातून, उन्हें ये कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूएन रेसिडेंट को ऑर्डिनेटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर प्रोफेसर नईमा, डेनिस फ्रांसिस, गीता सवरवाल, सलीम अहमद सलीम। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा गीता सभरवाल। ठीक है साथियों, तो यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर गीता सभरवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है, 22 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की रेसिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की महासचिव जो है एंटोनियो गुटरेस, इनके द्वारा भारत की जो गीता है सभरवाल, उनको इंडोनेशिया में यूएन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो महासचिव है यूनाइटेड नेशन के, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस गुटेरस। ठीक है साथियों, ये गीता सवरवाल कहाँ की है? तो भारत की है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, गीता सवरवाल थाईलैंड में यूएन को ऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुकी है। यानी कि गीता सवरवाल जो है अभी यूनाइटेड नेशन के लिए चुनी गई है, और इससे पहले भी थाईलैंड में यूएन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। ठीक है, वो श्रीलंका में यूएन के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थी, यानी कि वो भी यहाँ पे भी काम कर चुकी है, और यूके के विभाग के गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में भी काम कर चुकी है। ठीक है साथियों, तो गीता सभरवाल जो है, पहले वो थाईलैंड में यूएन कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुकी है, और अभी जो है यूनाइटेड नेशन इंडोनेशिया में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, कोऑर्डिनेटर के रूप में ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना आप याद रखिए। हाल ही में भारतीय वीजा के नियम किसके द्वारा बदला गया है? तो भारतीय वीजा, अगर आप कहीं जाते आते हैं तो किसी देश में, तो आपको वीजा लगता है, तो यह वीजा जो है यूरोपीय यूनियन, यानी कि सही सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारतीय वीजा के नियम बदले गए हैं। ठीक है साथियों, इनके इंपोर्टेंट पॉइंट्स वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन क्या है। पहला पॉइंट है, 22 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन एम्बेसडर हर्वे
डेल्फिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि ईयू ने भारतीयों के लिए 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा के नियमों को लागू कर दिया है। इस शेंगेन वीजा से 29 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर हार्वे डेल्फिन के द्वारा किया गया है। ठीक है साथियों, इन्होंने अपने पोस्ट करके बताया कि ईयू ने अपने भारतीय के जो नियम है 5 साल की वैलिडिटी वाले, वो मल्टीपल एंट्री यानी कि शेंगेन वीजा के नियम जो है लागू कर दिया है। शेंगेन वीजा जो है पहले रद्द कर दी गई थी, लेकिन अभी इसे लागू कर दिया गया है और इससे इस वीजा को लेकर आप 29 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय अब लंबी वैधता वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये वीजा पहले रद्द कर दी थी, लेकिन अभी जो है इसे चालू कर दिया गया है। ठीक है, शेंगेन वीजा 90 दिन के लिए जारी किया जाने वाला एक शॉर्टेज वीजा होता है। यह वीजा किसी भी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। इससे पहले तक 3 साल में 2 बार वीजा लेना पड़ता था। अभी जो है ये 5 साल की वैलिडिटी कर दिया है शेंगेन वीजा को, लेकिन पहले जो थी 3 साल में इसे 2 बार आप वीजा लेना पड़ता था, लेकिन अब जो है इसमें बदलाव करने के बाद 5 साल कर दिया गया है और इसमें यूरोपीय देशों जो हैं 29 देश इस ये वीजा लेकर आप शेंगेन वीजा इसका नाम रखा गया है साथियों। शेंगेन वीजा लेकर आप यूरोपीय देशों में यानी कि 29 यूरोपीय देशों में आप जा सकेंगे इस वीजा को लेके। ठीक है साथियों, अब जो है 18 अप्रैल से लागू नियम के मुताबिक भारतीयों को मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा मिलेगा, जिससे खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको 3 साल में लेनी पड़ती थी 2-2 वीजा, तो अब जो है आपको एक ही वीजा से 5 साल आप यात्रा कर सकेंगे किसी भी यूरोपीय देशों में। ठीक है, कितने यूरोपीय देशों में? तो 29 यूरोपीय देशों में। किसके द्वारा यह किया गया? तो यूरोपीय यूनियन एम्बेसडर हार्वे डेल्फिन के द्वारा यह किया गया है। ठीक है साथियों, यह एक स्टिकर के रूप में होता है जिसे आप पासपोर्ट या एक यात्रा दस्तावेज पर चिपकाया जाता है। यह स्टिकर ही आपको संघीय राज्यों में यात्रा करने के लिए परमिशन का प्रतीक है। जिस तरह से आप कोई भी सामान लेते हैं तो उस पे स्टिकर रहता है, जैसे कि फास्ट फूड आप खाते हैं तो यहाँ पे FSSAI लिखा रहता है। ठीक है साथियों, जैसे आपको कुछ सामान लेते हैं तो वहाँ पे IS या ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक है, उसी तरह से स्टिकर होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी किताब ही लेते हैं तो वहाँ पे अ, स्टिकर रहता है उस किताब पे। उसी तरह से ये एक स्टिकर होता है जो कि आपके पासपोर्ट पे चिपकाया जाता है। ठीक है, और वही यह स्टिकर जो है आपको प्रमाणित करती है कि आप किसी भी देश में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीज़ा का नाम जो है शेंगेन वीज़ा रखा गया है, जो कि इस वीज़ा को लेकर आप 29 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे। और यह किसके द्वारा बदलाव किया गया? तो यार हार्वे डेल्फिन के द्वारा ये बदलाव किया गया है, जो कि यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर है। चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है? तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा बताया गया कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नासा। हम पहले आंसर बता देते हैं। नासा जो है, नासा के द्वारा यह बताया गया है कि उसका जो स्पेस क्राफ्ट है वाइजर 1, वो जो है 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। ठीक है साथियों, समझ सकते हैं हमारे देश में भी इसरो काम कर रही है, लेकिन नासा जो है स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 भेजा था, पहले 2 भेजा था लेकिन उनका विफल होने के बाद वाइजर 1 भेजा था। ठीक है साथियों, तो वो जो है अभी 24 अरब किलोमीटर की दूरी करने का सिग्नल भेजा है नासा को। ठीक है साथियों, इनके पॉइंट से वो आप समझ लीजिए। 22 अप्रैल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वाइजर ने मैसेज भेजा है और नासा के इंजीनियर इसे पढ़ने में सफल रहे हैं। साथियों, ये इंजीनियरिंग भाषा है और इन्होंने बनाए हैं, मतलब यानी कि इनके वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, तो उसमें उसी के भाषा कोडिंग यूज किए होंगे, तो वही लोग समझते हैं साथियों। इसलिए यहाँ पे बताया गया है जो वाइजर ने मैसेज भेजा तब नासा के इंजीनियर इसे पढ़ने में सफल रहे। मतलब समझ सकते हो किस भाषा में उन्होंने भेजा था जो कि इनके ही इंजीनियर पढ़ पाए हैं, हम आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट साथियों, वाइजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया वो स्पेस क्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में सबसे दूरी पर मौजूद है, अब तक की सबसे दूरी पर मौजूद है साथियों। ठीक है, वाइजर 1 को साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 5 सितंबर 1997 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, वाइजर 1 को। इस स्पेसक्राफ्ट ने पिछले साल 14 नवंबर के बाद सिग्नल भेजना बंद कर दिया था, यानी कि वो नवंबर यानी कि अभी जो
14 नवंबर 2023 को जो है सिग्नल देना बंद कर दिया था। इसीलिए बताया गया कि पिछले 5 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है साथियों? डेटा इकट्ठा करने और उसे धरती पर भेजने के लिए जिम्मेदार स्पेसक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक रूप में फँस गया था। इसकी वजह से वह 5 महीने उन्हें लगे ये संदेश भेजने में। यानी कि वाइज़र 1 को संदेश भेजने में नासा को 5 महीने का समय लगा है। किसके लिए बंद हो गया साथियों? तो डेटा डेटा इकट्ठा करने और उसे धरती पर भेजने के लिए जिम्मेदार स्पेसक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक लूप में फँस गया था। इसकी वजह से इसे टाइम लग गया। ठीक है? कब लॉन्च किया गया था? तो वाइज़र 1 को 5 सितंबर 1997 को लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों? चलिए अगला पॉइंट है, नासा ने वाइज़र 2 के बाद अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की खोज के लिए वाइज़र 1 को लॉन्च किया था। मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले वाइज़र 2 को लॉन्च किया गया था, जिसके विफल होने के बाद दूसरे ग्रहों को खोज के लिए नहीं सॉरी विफल नहीं हुआ था। वो दूसरे ग्रहों को खोजने के लिए वाइज़र 1 को लॉन्च किया था। ठीक है साथियों? तो पहले वाइज़र 2 को लॉन्च किया गया, उसके बाद वाइज़र 1 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये नासा के द्वारा किया गया, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। फरवरी 1990 में इस एयरक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की पहली ओवरव्यू तस्वीर ली थी। इसके बाद 25 अगस्त 2012 को वाइज़र 1 इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था। ठीक है साथियों? तो यह जो है फरवरी 1990 में इस स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की पहली ओवरव्यू तस्वीर ली थी। इसके बाद जो है 25 अगस्त 2012 को वाइज़र 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था। अगला पॉइंट साथियों, पृथ्वी से मैसेज भेजने और फिर वाइज़र 1 से संदेश वापस आने में 48 घंटे का समय लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि पृथ्वी पर मैसेज भेजने के लिए वाइज़र 1 को 48 घंटे का समय लगता है। ठीक है साथियों? चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक को जोड़ने की मंजूरी मिली है? यानी कि पेमेंट कंपनी जो है उन्हें नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली है, वो किसके द्वारा मिली है? तो पेमेंट कंपनी, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह मंजूरी दी गई है कि आप नए ग्राहक को अब जोड़ सकते हैं पेमेंट कंपनी में। ठीक है साथियों, यानी कि पेयू में। चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। 24 मार्च 24 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने प्रोसेस वेक्ड फिनटेक फॉर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। ठीक है साथियों, पहले इससे रद्द कर दी गई थी, लेकिन अभी जो है आरबीआई के द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है कि अब इसमें, ठीक है, अब इसमें पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए मंजूरी दी है इसको। ठीक है, चलिए ये काफ़ी अच्छी बात है पेमेंट बैंक के लिए। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। तो ये भी जो आरबीआई के द्वारा दिया गया है, यह भी एक फाइनल लाइसेंस नहीं दिया गया पेमेंट को। ठीक है, लेकिन ये कंपनी जो है 6 से 12 महीने तक इसे चला सकती है। ठीक है, और इसमें जो है नए जुड़ सकते हैं नए भी ग्राहक। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, जनवरी 2023 में बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फॉर्म के आवेदन को वापस कर दिया। ठीक है, तो साथियों काफी लंबी पॉइंट है कि जनवरी 2023 में इसकी जो है बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में इसे काम करने के लिए फिनटेक फॉर्म को आवेदन को वापस कर दिया था। इसके बाद पेयू को अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट्स को जोड़ना बंद कर दिया था। ठीक है, तो पेमेंट जो है इसके बाद जो पेयू जो है, पेयू अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट्स को जोड़ना बंद कर दिया था, लेकिन अभी जो है आरबीआई के द्वारा यह कहा गया है कि अब नए मर्चेंट्स आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स को पेमेंट लेने की सुविधा देता है। ठीक है साथियों, इसमें पेमेंट एग्रीगेटर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस ईएमआई, यूपी बैंक ट्रांसफर और यूपीआई बैंक ट्रांसफर और ई वॉलेट जैसे पेमेंट मोड में पेमेंट की सुविधा देता है। तो यानी कि ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है, यानी कि मर्चेंट्स हैं, ये एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है साथियों। ठीक है, जो कि ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स को पेमेंट लेने की सुविधा देती है ये। ठीक है साथियों, इतने सारे ऑनलाइन पेमेंट्स तो हो गए हैं, इतने सारे गूगल पे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, है ना, सारे कंपनी जितने भी बैंक है उनके सभी के एप्स एप्लीकेशन आ गए, सभी से आप स्कैन करके आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक थर्ड पार्टी है साथियों, पेमेंट एग्रीगेटर,
जो कि ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की और मर्चेंट्स को पेमेंट करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? तो पेमेंट एग्रीगेटर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस, ठीक है, ईएम या ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और ई वॉलेट जैसे पेमेंट मोड में पेमेंट की सुविधा देता है। ठीक है, ये पेमेंट एग्रीगेटर का काम है साथियों। चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। ये किसके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया? तो यह आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, पहले इसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है इसे जारी कर दिया गया है। ये भी एक मतलब लाइसेंस नहीं है साथियों, कुछ ही टाइम के लिए इसे लागू कर दिया गया है, जो कि कंपनी जो है इसे 12 महीने तक चला सकती है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भगवान महावीर यानी कि बजरंगबली, जिसे हम महावीर के नाम से भी जानते हैं, इनके निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है साथियों, इनके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया है। ठीक है, जब महावीर महोत्सव का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कितना कितना हुआ? तो 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव। ठीक है साथियों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे थे, उसी दौरान एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। ठीक है, इस दिन यानी कि जब भगवान महावीर की जयंती थी, उसी दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी आखिरी तीर्थकर है। ठीक है साथियों, तो ये ये महावीर जो है, भगवान महावीर यानी कि भगवान बजरंगबली जो है, स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। ठीक है, और वो भी आखिरी तीर्थकर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 21 अप्रैल को निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर का जन्म 27 मार्च 598 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है साथियों, ये जो निर्वाण जो प्राप्त किया था 21 अप्रैल को, इसी दिन इसका जयंती मनाया जाता है। लेकिन भगवान महावीर का जन्म जो है 27 मार्च 598 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश में एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर बैन लगा दिया गया है? साथियों, यह हांगकांग देश में जो है एवरेस्ट आप खाते हैं मसाले उसके, और एमडीएच के जो मसाले होते हैं उन पे बैन लगा दिया गया है। क्यों बैन लगा दिया गया है? आप इसे पॉइंट्स में समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट है साथियों, हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कड़ी मसालों को सेल पर बैन लगा दिया है। ठीक है, दोनों कंपनियों ने इन प्रोडक्ट्स में कॉर्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने के कारण यह फैसला लिया गया। तो ये हांगकांग की जो कंपनी है, इस एवरेस्ट और एमडीएच जो जो वही मसाले हैं, उनमें क्या पाया गया था ज़्यादा? तो इसमें जो है इस प्रोडक्ट्स में कॉर्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा होने के कारण यह फैसला जो है हांगकांग के द्वारा लिया गया। ठीक है साथियों, हांगकांग ने पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसालों को बाजार से वापस मांगने की आदेश जारी किया था। ठीक है साथियों, तो हांगकांग से पहले जो सिंगापुर देश है, सिंगापुर में भी यह एवरेस्ट के जो मसाले थे वहाँ पे फिश करी, वो भी जो है वहाँ से हटाने की आदेश जारी किया था। ठीक है, वापस मांगने को आदेश जारी किया था, यानी कि हटाने की आदेश जारी किया था। ठीक है, हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक एमडीएच ग्रुप के 3 मसाला, जो कि मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में पेस्टिसाइड की ज़्यादा मात्रा पाई गई थी। इसकी वजह से हांगकांग के जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इससे बैन कर दिया है। ठीक है साथियों, रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह पेस्टिसाइड पाया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एवरेस्ट के जो फूड मसाला आप खाते हैं, फिश करी मसाला, हमारे इंडिया में तो बहुत खाते हैं, है ना, काफ़ी बनते भी हैं यहाँ पे। एवरेस्ट के होते भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो है अगर होते भी अच्छे हैं तो उसमें कुछ तो ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे पेस्टिसाइड की जो मात्रा है उसमें ज़्यादा होता है एवरेस्ट के पाउडर में। ठीक है, इसके लिए हांगकांग और सिंगापुर ये काम कर चुके हैं, जो कि उनके फिश करी मसाले पर बैन कर दिया था। ठीक है साथियों, और एमडीएच के कौन कौन से मसाले हैं? तो एमडीएच के मद्रास करी पाउडर है, सांबर मसाला पाउडर है और करी पाउडर है। ठीक है, तो एमडीएच ग्रुप के 3 मसाले हैं जिन्हें हांगकांग ने
बैन कर दिया। ठीक है साथियों, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड के ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाइड किया है। तो देखिए यह किसके द्वारा, हांगकांग में जो एजेंसी है, यह किसके द्वारा किया गया, तो हांगकांग की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है, इसके द्वारा ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाइड किया है, जो कि बताया गया कि इस कंपनी में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने के कारण यह फैसला आपको लिया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, फूड रेगुलेशन के अनुसार ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक न हो। तो अभी जो है वहाँ पे ये लागू कर दिया गया है कि फूड रेगुलेशन के अनुसार यह लागू कर दिया गया है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले जो भी फूड्स हैं उन्हें सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक न हो। एक फिल्म मैंने देखी थी साउथ की, बहुत ही अच्छी मूवी थी। लास्ट में उसे विलन मार देते हैं तो वो भूत बन जाते हैं, फिर उनसे बता लेते हैं। तो उसमें ना बताया गया था कि फूड डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, यानी कि खाने में क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है, किस मात्रा में कितनी मिलानी चाहिए। बहुत ही अच्छी मूवी थी साथियों, मुझे थोड़ा नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी थी, वो साउथ की मूवी थी। आप देखिएगा सर्च करके, फूड डिपार्टमेंट वाले, आपको पता चल जाएंगे कौन सी फिल्म थी। ठीक है साथियों, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। और हाँ, खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ, मसाला कम खाइए क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो मसाला काफ़ी खराब करते हैं, काफ़ी खराबी करते हैं ना। मछली मांस में आप ज़्यादा खाते हैं तो मसाला कम ही प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमें थम्स अप कर दीजिएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आती है, आप थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं और भी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि फूड डिपार्टमेंट या जो भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, वो भी वो समझ पाए। एएमयू, मैंने एएमयू पढ़ाया, इसमें फूड डिपार्टमेंट पढ़ाया, ठीक है, महावीर महोत्सव पढ़ाया। ठीक है साथियों, मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं इसमें कवर, जो कि आपको अच्छी लगी है। तो आप दूसरे दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है साथियों, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। और कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन करंट अफेयर्स क्लास आप जरूर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको अपडेट करने, यानी कि सभी दिन जो होते हैं, यानी कि 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, यानी कि हर दिन आपको अपडेट करने की, अपने आप को अपडेट करने की जरूरी होती है साथियों। इसीलिए करंट अफेयर्स की क्लास आती है ताकि आप अपडेट हो सके। ठीक है, पल पल की खबर आप रख सकें, कल क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप याद रखिए। आज शाम 25 अप्रैल के जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आपको आज शाम मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो आप हमें क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, राधे राधे।